प्रश्नावली 1.2 का चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी। उस विधि के द्वारा हमने एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने का तरीका देखा और हमने ये भी देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। याद रखना कि तीन संख्या पर ये फॉर्मूला आप अप्लाई मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है, तीन संख्याओं का नहीं। क्लियर। तो प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर 4 को आज हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसमें पूछा गया है कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 9 दिया है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं दे रखी है उसने उसका एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? हमारे पास वही फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यही फॉर्मूला है। उसने दोनों संख्याएं दी हुई है, हम दोनों संख्या को एक तरफ लिखेंगे और एचसीएफ गुणा एलसीएम यानी एचसीएफ को लिख देंगे और एलसीएम अकेला छोड़ देंगे जो हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं चलो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले डिटेल उतारेंगे। उत्तर नंबर पता है ना आपको कौन सा है? उत्तर नंबर 4। प्रश्नावली आपको पता ही है कौन सी है और उसमें क्या दिया है? पहली संख्या क्या दी गई है? 306। दूसरी संख्या क्या दी गई है? दूसरी संख्या बराबर 657। उसका एचसीएफ दिया गया है, इसने एचसीएफ दिया हुआ है, तो एचसीएफ इसने 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, यानी एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो हम क्या करेंगे? दो संख्याएं हमें पता है कि दो संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है उसने, 306 मल्टीप्लाई 657। उसका एचसीएफ उसने दिया है 9 मल्टीप्लाई एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? संख्या मल्टीप्लाई में है, इसके साथ तो उसका कुछ नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई करके कुछ होगा क्या इसके साथ? नहीं हो सकता ना। तो मल्टीप्लाई को उधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा डिवाइड। 306 मल्टीप्लाई 657 बटे 9 बराबर बचेगा क्या? खाली एलसीएम। एलसीएम बचेगा सिर्फ। अब इसे काट लेंगे, 9 से कट जाएगा। कौन सी संख्या काटें? इसे काट के देखते हैं। 9 9 28 27, 27 28 29 30, 9 चौक 36, 34 पे कटेगा। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसे चलो लिख ही लेते हैं ऐसे, एलसीएम बराबर 34 गुणा 657। तो हमारा एलसीएम क्या आया? जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 22,338। यही हमारा उसने ज्ञात करने के लिए कहा था कि हमें यही ज्ञात करना था एलसीएम, और यही हमारा आंसर है। तो उत्तर में हम सीधा लिख देंगे कि एलसीएम बराबर 22,338। क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 में उसने पूछा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? मान लो कि यो n कोई भी संख्या है, तो क्या वो 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? पहले तो इसका एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा करके देखते हैं। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? मान लो 6 की घात हमने रखा है 3 रखा है, तो 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6, तो क्या निकलेगा? 6 छंग 36। और जब 6 छंग 36 आ रहा है आंसर, तो 36 में जब इधर इस वाले 6 की गुणा करेंगे तो जब भी तो एकाएक अंक हमारा 6 ही आएगा। 6 छंग 36 का 6 का हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 6 3 18, 19 20 21, 216 आ गया, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं हम इकाई का अंक अधिकतर 6 ही आ रहा है, ठीक है। अगर हमें इकाई का अंक 0 लाना है उस संख्या में जो उसका गुणनखंड है, मान लो ये संख्या है, ये संख्या में इसका गुणनखंड है, तो इसका जैसे गुणनखंड है 2 गुणा 3, तो ये जो उसके गुणनखंड है, भाज्य गुणनखंड है, इनमें से एक 5 होना चाहिए, जब भी उसका इकाई का अंक 0 आएगा। क्लियर है। अभी भी नहीं समझ में आया? मान लो 10 संख्या है, अब उसने कहा है कि 10 की घात n सिद्ध कीजिए कि पता करिए कि क्या यह 0 पर समाप्त होता है क्या, इसका इकाई का अंक 0 होता है क्या।
ठीक है, तो हम कैसे करेंगे भाई, हमने पता है क्या ना 5 दूनी 10, और अगर हम यहाँ 10 दूनी 10 की घात 2 कर देंगे तो 10 दाम 100 आएगा, या फिर मैं कहूँ 20, तो 20 की घात 2 करेंगे तो 2 20 और 20 400 आएगा। तो मैं पता है ना कि इकाई का अंक होने के लिए उसके गुणनखंड में 5 होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे सीधा इसी तरीके से। और इसमें थ्योरिकल ज़्यादा है और इसमें प्रैक्टिकल वैसे कुछ नहीं है, बस थ्योरिकल ज़्यादा है और उसे समझने वाली बात है। अब इसे करते हैं सॉल्व। उत्तर नंबर 5, इसमें उत्तर में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं, 2 गुणा 3 हैं। ठीक है, 6 के अभाज्य गुणनखंड यही तो हैं। अब अगर 6 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं तो हमें पता है कि अगर कोई संख्या, मतलब कोई संख्या जीरो जिसका इकाई का अंक आता है उसके अभाज्य गुणनखंडों में 5 आना चाहिए। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है, अतः यह संभव नहीं है। बस इतना लिखना है और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न उसने पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमने संख्या वाली वीडियो में हमने पता किया था कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, इसलिए संख्या वाली वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भाज्य संख्या ही नहीं पता कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। तो इसलिए भाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी लें, उस वीडियो को देखें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दी हुई है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे सबसे पहले उत्तर नंबर 6। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो भाज्य संख्याओं के बारे में पता है, जिसको पता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो आराम से पहचान लेंगे। कैसे कि हमें पता है कि भाज्य संख्या हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जा सकती है। भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, जैसे मान लो कोई सी भी एक भाज्य संख्या सोचो। आपने 6 सोच ली, या मैं कोई भी संख्या सोच सकता हूँ कि 20 सोच लिया या 8 सोच लिया। ठीक है, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10 दूनी 20। क्लियर। तो हर भाज्य संख्याएं, भाई भाज्य संख्या कहते किसे हैं, जो खुद से कटे, 1 से भी कटे और उसके और भी गुणनखंड हो। ये किससे कटेगी, 2 से कट सकती है, 4 से कट सकती है, 8 से भी कट सकती है। ठीक है, तो ये इन तीनों से कट सकती है, आराम से कट जाएगी। और फिर 1 से भी कट सकती है। ऐसी ये 2 से कट सकती है, 3 से कट सकती है। ऐसी ये 2 से कट सकती है, 5 से कट सकती है, 10 से कट सकती है, 4 से भी कट सकती है ना। तो ये जिनके गुणनखंड बहुत सारे हों, यानी अभाज्य क्या, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या तो वो खुद या एक। और भाज्य संख्या कौन सी, जिनके अन्य गुणनखंड भी हो। क्लियर। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, इसे चाहे तो हम लिख सकते हैं कि अंकगणित की आधारभूत
आधारभूत प्रमेय आधारभूत प्रमेय क्या कहती है अंकगणित की, कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। क्लियर? कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जब अतः 7 × 11 × 13 प्लस 13, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13 मान लो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों ले लिया? क्योंकि उससे मल्टीप्लाई करने में हम आसानी रहती है। हम चाहे तो इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके जो आंसर, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लाई करो फिर उसके बाद प्लस या माइनस करो, तो हम पहले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसे इसमें प्लस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने इसे सीधा क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा, 7 × 11 ये तो बचा, और गुणा 1 + 1, तो 11 × 7 = 77 और 1 78, यानी 13 × 78। अब चाहे तो इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं हमने, दिख रहा है ना ये कि भाई ये भाज्य गुणनखंड के रूप में बन गई है अब आराम से। तो आता है ये भाज्य संख्या है, चाहे तो इसे और भी सीधा इसका आंसर भी लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा 1014, इस पे लिख लो भाज्य संख्या है। ऐसी अगली वाली संख्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 बराबर, यहाँ हमने क्या करा, 5 2 बार दिख रहा है तो 5 कॉमन ले लिया, उसमें 13 2 बार दिख रहा था तो 13 कॉमन ले लिया, तो 7 × 6 × 5 × 4, 5 तो नहीं, 5 की जगह 1 आ जाएगा, × 3 × 2 × 1 + 1। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे अंदर वाली चीज़ तो वो आएगी 5 ब्रैकेट 1008 + 1। तो हमने देखा 5 कॉमन, 5 तो कॉमन ही है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1009। ठीक है, तो बस जब इसे सॉल्व करेंगे ना हम, तो संख्या जो बनेगी इसकी, तो बनेगी वो 5 नहीं 45 का 5 का हासिल लगा 4 4 का 4 और 0 का 0, 5 × 5, तो हमें पता है कि वो 5 से भी कट जाएगी। ठीक है, और ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा रही है, तो आता है यह भी भाज्य है। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमारा यही ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा। उसमें मैंने अपनी लिंक भी दी हुई है टेलीग्राम की, तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न उसने दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसे थोड़ा प्रैक्टिकल बना लेते हैं हम। कैसे? कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार का, यानी गोल है, गोल पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया चली तो वो 18 मिनट में चल रही है। ठीक है, और जब इसी मैदान को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। जब रवि यहीं से चलता है तो वो 12 मिनट का समय लगाता है। तो सबसे पहले सबसे तेज़ी से कौन दौड़ रहा है? ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सबसे तेज़ी से कौन दौड़ रहा है। क्लियर? और उसके बाद इसने क्या पूछा है कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने रवि को 12 मिनट का लगते हैं, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे? जब भाई रवि दौड़ा, रवि तो तेज़ दौड़ रहा है, और सॉरी मैंने आंसर बता दिया, बट फिर भी आप बता सकते हैं अपने माइंड से। और सोनिया थोड़ी पीछे पीछे चलती रहेगी, रवि आगे निकल के गया, रवि आगे निकल के चले जाएगा, सोनिया पीछे रहेगी, रवि आगे निकल के चले जाएगा, वो एक चक्कर मार देगा सभी। तो जिसमें जब ज़्यादा टाइम लगता है तो हम निकालते हैं क्या? एलसीएम। क्लियर? सीधा बता रहा हूँ कि जब ज़्यादा टाइम निकलता है, ज़्यादा टाइम लगता है तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है ना? तो हम कैसे करेंगे इसको? इस उत्तर को करने का तरीका होता है हमेशा कोई भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम क्वेश्चन में से उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट उतार लेंगे। कैसे उतारेंगे? कि मान लो कि हमने सबसे पहले सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर
लगाने में लगा समय, तो कितना समय लग रहा था उसे? 18 मिनट। 18 मिनट। और ऐसे ही रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना लगेगा उसका? 12 मिनट। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बराबर कब मिलेंगे? पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 तिया 6 और तिया 18, और फिर 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 दूनी 4 तिया 12। क्लियर। अब एलसीएम हमें ज्ञात करना है इसका। एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों के रूप में से लिख लेंगे कि 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3, ये नीचे वाला। तो प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात यानी 2 की घात 2 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3 ने 3 की घात 2, 2 बार 2 है ना, तो 3 की घात 2। तो हमने क्या करा, इसे कर लो क्लियर। इसे और सिंपल लैंग्वेज में लिख लो अब, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। वो तो बस आपको समझाने के लिए मैंने घातों के रूप में लिखा, और आपको पता भी होना चाहिए कि कैसे किया हमने। इसके लिए मैंने पिछली बार एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के दिखाया था। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौबीस 36, तो 36 आ गया इसका आंसर। यानी 36 मिनट में दोबारा मिलेंगे। अतः इसे भी हम लिख लेंगे, अतः वे 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्लियर। तो हमारा चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, तो मैं इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, और जो मैंने दिए हुए हैं स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे होंगे, और आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके, मेरे लिंक दी हुई है मैंने, वहाँ आप भेज सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। समझ में नहीं आया मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और शेयर करो अपने दोस्तों को। और मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।